नमस्ते बच्चों। आज आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा परिवेश कक्षा 4 पाठ 8 पौधों के भाग एवं उनके कार्य का भाग 2। भाग 1 में हमने विभिन्न प्रकार के पौधों और उनके विभिन्न अंगों को या भागों को देखा था, जैसे कि पेड़ के जड़, फूल, पत्तियाँ, तना आदि के विषय में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे आज आगे। आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार की हम लोग को खाने की ज़रूरत होती है, अब आपको, यदि आप छोटे बच्चे हैं, आपको बड़ा होने के लिए भी खाने की ज़रूरत होती है, आपको भी भूख लगती है। इसी प्रकार पेड़ पौधों को भी बढ़ने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो इसलिए वो लोग भी अपना खाना बनाते हैं, लेकिन वो लोग खाना हम लोग की तरह रसोई में नहीं बनाते, बल्कि पत्तियों के द्वारा बनाते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या दिया है हमारी किताब में। इसमें दिया है, जिस प्रकार रसोई घर में भोजन बनाया जाता है, उसी प्रकार हरी पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। इसलिए पत्ती को पौधे का रसोई घर कहते हैं। तो आपसे कोई पूछ दिया कि पेड़ पौधे का रसोई घर कौन है, तो अब क्या बताएंगे? पत्तियाँ। शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं। पत्तियाँ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाती हैं। जड़ द्वारा अवशोषित जल तनों द्वारा पत्तियों तक पहुँचता है। ये जो जड़ है, जड़ के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो जल है वो अवशोषित की जाती है, और ये जो तना होता है, इसमें नलिकाएं पाई जाती हैं। इस पाइप के द्वारा जो जल है और ये पोषक तत्व हैं, वो सब अवशोषित करके, मतलब खींच करके ऊपर पत्ती में लाई जाती हैं। जब पत्ती में ले जाई जाती हैं तो फिर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि पत्तियों का रंग, हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था कि पत्तियों का रंग क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। अब वो सारे जल मान लो कि पहुंच गया पत्तियों में। अब पत्ती क्या करेगी, ये सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाएगी यहाँ पर पत्ती में। ठीक, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसको फिर से पढ़ते हैं। जड़ द्वारा अवशोषित जल तनों द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है और सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने की इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, यह क्रिया केवल दिन में होती है। हम लोग जानते हैं कि सूर्य कब उगता है, दिन में। उसका प्रकाश कब होता है, दिन में। तो इसका जब प्रकाश मिलता है तभी ये भोजन पत्तियां बनाती हैं। तो इसका मतलब क्या कि रात में पेड़ पौधे भी सोते होंगे। जैसे हम लोग सोते हैं उसी तरीके से पेड़ पौधे भी सोते हैं, और खाना सिर्फ वो लोग भी दिन में बनाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यदि कोई आपसे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन बनाने की एक प्रक्रिया है। अब बढ़ते हैं आगे। अब उसमें एक और कार्य भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो दूसरा कार्य था वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। तो जड़ द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल पत्तियों से वाष्प के रूप में बाहर निकलता रहता है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह क्रिया पर्णरंध्रों के माध्यम से होती है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था पहले ही कि हर पत्तियों की निचली जो सतह थी उसमें पर्णरंध्र थे। ये हमारा पर्णरंध्र है जो कि पत्तियों के पीछे पाया जाता है। इसी से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। जब ज़्यादा पेड़ पौधे, मतलब पेड़ पौधे के जो तने हैं उसमें जब ज़्यादा पानी खींच लेता है वो जड़, तो उसको बाहर निकालने के लिए ये प्रक्रिया होती है। इसे ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया को आप खुद भी करके देख सकते हैं। जैसे कि कोई एक छोटा सा पौधा लीजिए और उसको एक भाग को, जैसे ये टहनी है ना, इस टहनी को एक भाग को
प्लास्टिक की थैली में अच्छी तरीके से बांध लीजिए और 2 घंटे तक थैली में मतलब उसको ले जा कर के उस पौधे को धूप में रख दीजिए। फिर 2 घंटे बाद आप देखेंगे कि उस थैली में पानी की बूंदें आ जाती हैं। तो ये भी कहाँ से आती हैं? यही वाष्पोत्सर्जन से ही ये बूंदें आती हैं। अब अगला जो है वो है श्वसन। श्वसन हमारी तरह पौधे भी सांस लेते हैं। सांस लेने की इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। पौधे पर्णरंध्रों द्वारा श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, जबकि यही प्रक्रिया रात को उल्टी हो जाती है। इसमें पौधे ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को वो बाहर निकालते हैं, जिसके कारण रात में कभी वृक्ष के नीचे या पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन बदले में देना, ये पौधे ये क्रियाएं दिन रात करते हैं। इसके अलावा फूल, फल तथा बीज, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, पौधे फूल पौधों का सबसे सुंदर व आकर्षक भाग होता है। हम अपने आसपास अनेक प्रकार के रंग और सुगंध वाले फूल को देखते हैं, जैसे आपने गेंदे का फूल, चमेली का फूल, गुलाब का फूल, डहेलिया का फूल, बहुत सारे फूलों को देखा होगा। ये ऋतु के अनुसार अलग अलग होते हैं, लेकिन हर फूल की कुछ कॉमन बातें होती हैं। तो आइए देखते हैं फूलों के भाग को। एक फूल में क्या क्या होता है? सबसे पहला तो उसका बाह्यदल होता है, जैसे कि ये पौधा है, ये मान लीजिए सरसों का है या किसी चीज़ का फूल है, तो सबसे पहले जो बड़ी बड़ी पंखुड़ियाँ होती हैं वो बाह्यदल कहलाती हैं। जैसे कि आप यदि गुलाब के फूल देखते हैं तो उसमें बाहर जो रेड रेड या वाइट कलर की जो थोड़ी सी संरचना होती है बाहर की तरफ निकली हुई, वो बाह्यदल कहलाते हैं। इसके बाद फूल की रंगीन पंखुड़ियों को दल कहते हैं। यह फूल का सबसे आकर्षक भाग होता है। इसके अंतर्गत जो रेड या कुछ करके बीच में जो थोड़ा सा सुंदर सबसे भाग होता है वो दल कहलाता है। इसके अलावा पुंकेसर होते हैं। फूल पंखुड़ियों के दल के बीच में पतली लंबी लंबी संरचनाएं होती हैं जिनका सिरा फूला हुआ होता है, इसे पुंकेसर कहते हैं। जो ये सब निकले हुए हैं ये सब पुंकेसर हैं। इसके अलावा बीच में जो सबसे मोटे भाग के बीच में जो रहता है उसे स्त्री केसर कहते हैं। और ये जो भाग है, जो हरा वाला भाग, ये बाह्यदल कहलाता है, जो कि फूल को तने या शाखा से जोड़े रखता है। अब स्त्री केसर जो फूल के मध्य में एक कीप जैसे संरचना होता है, इसे स्त्री केसर कहते हैं। जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये एक स्त्री केसर है ये चीज़, और ये बीच में ये स्त्री केसर है। अब बढ़ते हैं आगे। आपको पता है फूल जब लगते हैं उसी के बाद फल लगता है। जैसे कि आम का वृक्ष होता है तो आम के वृक्ष में जो बौर आता है तो वो उसका फूल होता है, वो बाद में आम में बदल जाते हैं। तो इसी तरीके से मटर का आप पौधा देखेंगे तो उसमें भी फूल आते हैं तभी मटर की फली लगती। कोई भी चीज़ फूल आने के बाद ही उसमें फल लगता है। इसके बाद है कि पौधों में अनुकूलन। पौधों में भी अनुकूलन होता है। आप बोलेंगे कैसे? जैसे कुछ पौधे आपने देखे होंगे पानी में तैरते हैं, तो नागफनी में कांटे होते हैं, उसमें तो पत्तियाँ ही नहीं होती हैं। तो इस तरीके से हर स्थान पर जो पौधा उगता है वो वृद्धि करता है और उगता है तो वो उसका वास स्थान कहलाता है। और हर स्थान पर उगने वाले पौधों की रचना एक दूसरे से भिन्न होती है। जैसे कि हम लोग मैदानी क्षेत्र में तो यहाँ पे चौड़े पत्तीदार ये सब पौधे मिलेंगे, लेकिन वही राजस्थान में आपको कटीली झाड़ियाँ वगैरह मिलेंगी। और यही चीज़ उसमें जब अपने वास स्थान के अनुसार विभिन्न पौधों के विभिन्न भागों के जड़ों, तना, पत्ती की संरचना में परिवर्तन कर लेता है तो इसे ही अनुकूलन कहते हैं। जैसे कि नागफनी जो है वो राजस्थान के लिए है, उसको यदि आप टांग भी देंगे काट करके तो वो भी देखेंगे अब वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है क्योंकि वो अनुकूलित है। इसके साथ ही अगला है कि आपने आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों जैसे आम, बरगद, सरसों, गुड़हल आदि को भी देखा होगा। इन्हें स्थलीय पेड़ पौधे कहते हैं। इन पेड़ पौधों के भागों की सामान्य रचना हम कार्य जान चुके हैं और विभिन्न भिन्न परिवेश जैसे मरुस्थलीय, जलीय व पर्वतीय क्षेत्र में उगने वाले पौधों की कुछ विशिष्ट संरचना होती है।
ये विशिष्ट संरचना उन्हें उस विशेष परिवेश में रहने के अनुकूल बनाती हैं। तो आइए अब देखते हैं कि कौन कौन से पौधे हैं। सबसे पहला है जलीय पौधा। ये आप यहाँ पे कमल देख रहे हैं, या ये कुमुदनी है और ये कमल है। इन दोनों में क्या खास बात है कि ये पानी में है। ऊपर से और कोई पौधा यदि आप डालेंगे पानी में तो सड़ जाती हैं, लेकिन जो जलीय पौधे होते हैं ये इसी के लिए अनुकूलित होते हैं। सबसे बड़ी बात इनमें क्या क्या खास बात होती है कि ये पानी में तैरते कैसे हैं, तो इसको पढ़ लेते हैं हम लोग कि जो तालाब में पाए जाते हैं कुमुदनी और जलकुंभी, इनके तने लंबे, पतले, मुलायम व हल्के होते हैं, जिसमें वायु भरी रहती है। वायु भरी होने के कारण ये हल्के व मुलायम होते हैं और पानी में आसानी से तैरते हैं। इनकी पत्तियाँ हरी और चपटी होती है। इनकी सतह पर मोम जैसी चिकनी होती है, जिसके कारण इन पर पानी नहीं रुकता और ये सड़ती नहीं है। जो आपने देखा होगा कि वो गुलाब के नीचे पतले पतले उनके जो पत्तियाँ होती हैं वो पानी पे एकदम छप्पे की तरह तैरती रहती हैं, और सबसे बड़ी बात वो सड़ती नहीं है, क्योंकि उन पे एक मोम सा जैसे लगेगा ना कि हर पत्ती के ऊपर प्लास्टिक सी कोई संरचना है जो कि उसे पानी से बचाती है। ये उस पत्ती का अनुकूलन है। अब आगे बढ़ते हैं, मरुस्थलीय पौधे को देखते हैं। मरुस्थलीय पौधा मतलब कि मरुस्थल का मतलब क्या कि रेगिस्तान, जैसे कि अपने यहाँ पे थार का रेगिस्तान मतलब रेगिस्तान है उधर राजस्थान में, तो वहाँ पे क्या रहता है, चारों तरफ सिर्फ बालू बालू रहता है। वहाँ पे खूब पानी की बहुत कमी होती है। तो जब पत्तियाँ रहती हैं, पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है, मतलब पानी निकल जाता है। इससे बचने के लिए वहाँ पे नागफनी में कांटे होते हैं। आप पढ़ते हैं इसके बारे में। मरुस्थलीय स्थानों में पानी की कमी होती है। यहाँ पाए जाने वाले पौधे जैसे नागफनी, सतावर की पत्तियाँ कटीली होती हैं। कटीली पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कम हो जाती है। इनका तना हरा, चपटा व गूदेदार होता है। चपटा गूदेदार तना भोजन बनाने में व पानी संचित करने का कार्य करता है। ऐसा करने से पानी की कमी में भी ये पौधा जीवित रह पाता है। वहाँ पे जानते हैं कि बारिश बहुत कम होती है और वहाँ का तापमान बहुत उच्च होता है, जिसके कारण वहाँ पानी नहीं मिलता। तो इसलिए नागफनी और सतावर राजस्थान या मरुस्थल में भी जीवित रह पाते हैं, क्योंकि ये कटीली पत्तियों की सहायता से वाष्पोत्सर्जन कम करते हैं। अब तीसरा प्रकार है पर्वतीय पौधों का। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्ष सदैव हरे भरे रहते हैं। इन्हें सदाबहार वृक्ष कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके यहाँ गर्मियों में आम, महुए, शीशम सबके पत्ते झड़ जाते हैं गर्मी में, लेकिन यहाँ पर जो सदाबहार वृक्ष होते हैं इनकी पत्तियाँ कभी नहीं झड़ती, हमेशा हरी हरी रहती हैं। और इसमें क्या होता है कि हर समय पत्ते झड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं, जिसके कारण इन्हें सदाबहार वृक्ष कहते हैं। इसका उदाहरण है वो चीड़ और देवदार होता है। जैसे चीड़ और देवदार की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इनकी जो शेप होता है वो शंकु आकार का होता है, मतलब ऊपर से बर्फ़ जब गिरती है तो ये फिसल जाती है, और फिर इसकी पत्तियां जो हैं वो सुई की तरह नोकीली होती हैं, जिसके कारण पहाड़ों पर गिरने वाली बर्फ़ इन वृक्षों पर रुक नहीं पाती और वृक्ष सदैव हरे भरे रहते हैं। अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या आज हम लोगों ने पढ़ा। पहला पढ़ा प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या था? सूर्य के प्रकाश में पत्तियों द्वारा जल और लवणों के माध्यम से जो भोजन बनाया जाता है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और कौन रसोई घर कहलाता है? पत्तियाँ पौधों का रसोई घर कहलाती हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था वाष्पोत्सर्जन, जो जड़ द्वारा अतिरिक्त जल रहता है उसको पत्तियों द्वारा भाप बन करके या वाष्प बन करके बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था श्वसन। श्वसन जो है वो पौधों को सांस लेने की क्रिया को कहते हैं। यह पर्णरंध्रों द्वारा होता है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी
कि वो सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। इसके अलावा हमने देखा ये पुष्प के भाग, एक देखा था बाह्य दल जो बाहरी है, दल जो ये दिखाई देता है रेड का, और पुंकेसर जो इसका ये एरिया है फूला हुआ भाग वो पुंकेसर है। इसके अलावा स्त्री केसर जो कीपनुमा है ये बीच वाला, इस तरीके से हमने फूलों का भाग देखा था। और लास्ट में देखा था बाह्य दल जो कि इसको शाखा से जोड़ता है, ये हरा वाला पार्ट, ये चीज़ देखा। इसके अलावा हमने जाना था कि पौधों के प्रकार, तो पौधों के कौन कौन प्रकार देखे। पहला तो देखा जलीय ये वाला, फिर दूसरा हमने देखा मरुस्थलीय पौधा जैसे नागफनी वगैरह, और तीसरा देखा पर्वतीय पौधा चीड़ और देवदार। तो आज हमने इतना देखा। अब आपके लिए कुछ प्रश्न हैं, अब आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है कि पत्ते को रसोई घर क्यों कहते हैं, रात को पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, जलीय पौधे पानी में क्यों तैरते रहते हैं, नागफनी के पौधों में पत्तियां कटीली क्यों हो जाती हैं, और वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, और पहाड़ों पर पाए जाने वाले वृक्षों की आप पहचान कैसे करेंगे। तो इस कार्य को आप लोग करके आइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।